हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, हमने अपना जो हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन ज्योग्राफी, इसको कंप्लीट कर लिया था। जितने भी सवाल आपके 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक के प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए थे और बीपीएससी सीडीपीओ में या बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 और इसके री एग्ज़ाम में, वो सभी हमने जो है इंडियन ज्योग्राफी से जो भी सवाल बन रहे थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, आज हम जो स्टार्ट करेंगे, ये विश्व का भूगोल होने वाला है। इसमें आप ब्रह्मांड के बारे में, तारामंडल के बारे में और जल संधियों के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अलग अलग क्लासेस की जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। वैसे ये हमारी जो है ज्योग्राफी की 10वीं क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और अपने कम से कम एक दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और अपना पहला सवाल देखते हैं। ब्रह्मांड के बारे में है, जो ब्रह्मांड की सामान्य अवधारणा है उससे संबंधित ये सवाल है। और कहा जा रहा है कि महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ए वेगनर। ठीक है, अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया गया था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा विकसित किया गया था। वेगनर के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का विभाजन आरंभ हुआ। पेंजिया पहले दो बड़े महाद्वीपों में जिसमें लॉरेशिया और गोंडवाना, तो ये पहले जो है दो पिंडों में टूट गए, जिसमें लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड हुआ। और ये जो है ऐसा कहा जाता है, अब ऊपर के भाग को उत्तरी भाग कह दिया गया, नीचे के भाग को जो है दक्षिणी भाग कर दिया गया। इसके बाद लॉरेशिया व गोंडवाना धीरे धीरे अनेक छोटे पिंडों में टूट गए और जो आज के जो है महाद्वीप बन गए हैं। जैसे आप देखते हैं एशिया, अफ्रीका, ठीक है, और जो है यूरोप, ये सभी जो महाद्वीप बने हैं, ऐसा कहा जाता है कि पहले जो है ये केवल एक ही पिंड था, मतलब एक ही महाद्वीप था, जिसको हम कहते थे पेंजिया। पेंजिया धीरे धीरे दो महाद्वीपों में टूटा, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड, और उसके बाद जो है ये भूखंड धीरे धीरे टूटते गए और इस तरह से जो है महाद्वीप बनते चले गए। तो ये पूरी थ्योरी थी। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है समझ जाएंगे। देखिए, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। तो कितना समय लगता है, तो लगभग जो है 25 करोड़ वर्ष लगता है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग जो है 7.94 केपीसी या 25.896 लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष की औसत दूरी तथा लगभग 720 किलोमीटर प्रति घंटा औसत गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में लगभग 22 जो है 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड में कॉस्मिक ईयर के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखिए, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। हमारे अंतरिक्ष में जो है कि कितने तारामंडल है ये आपको बताना है। तो टोटल जो है 88 तारामंडल हमारे अंतरिक्ष में पाए जाते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें से अधिकांश दक्षिणी गोलार्ध से ही देखे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ठीक है, जिस तारामंडल के ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो है सप्तऋषि कहा जाता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ध्रुव तारे का संकेत जो है सप्तऋषि तारामंडल से प्राप्त होता है। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो ब्रह्मांड में जो पल्सर है वो क्या है, तो घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं, जिन्हें पल्सर के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करते हैं। अधिकांश न्यूट्रॉन तारे पल्सर के रूप में देखे जाते हैं। अगला सवाल सौरमंडल से होने वाला है। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सौरमंडल का भाग नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, निहारिका या नेबुला। ठीक है, निहारिका या नेबुला हो जाएगा। डी विकल्प जो है इसका ये हमारा
हमारा सही हो जाएगा। देखिए सौरमंडल का निर्माण लगभग जो है 4.53 से 4.58 लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और सौरमंडल में सूर्य जो और ऐसे खगोलीय पिंड सम्मिलित होते हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्काएं, धूमकेतु, खगोलीय धूल आदि शामिल हैं, जबकि निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला सवाल देखिए, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कॉपरनिकस। ठीक है, कॉपरनिकस सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए 1514 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक जो है में जो है कवेंटेरियस इसका नाम था पूरा। तो इसमें जो है कॉपरनिकस ने जो है उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन अगर बात करें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद वाराहमिहिर की, तो इन्होंने लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही यह बता दिया था कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सौरमंडल का जो है प्रधान आकाशीय पिंड जो है ये आपका सूर्य है। ये चीज़ याद रखिएगा, डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 67 बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है? तो किसके मध्य की जो है औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पृथ्वी और जो है सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है इसको एक खगोलीय इकाई कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होती है ये आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। देखिए 1 AU बराबर कितना होता है? 1.496 इंटू 10⁻11 यम होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो ये तो नॉर्मल सा सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। जब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तभी आपका सूर्य ग्रहण होता है। तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। दूसरी, सूर्य ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाता। यह स्थिति केवल जो है प्रतिपदा या न्यू मून डे या अमावस्या को ही होती है। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा दिखता नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं दिखता है? तो चंद्र दिखता है और जो है वीनस भी दिखता है, मंगल भी दिखता है, लेकिन राहु नहीं दिखता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पृथ्वी से 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, जबकि राहु कोई खगोलीय पिंड नहीं है, तो राहु को देखा नहीं जा सकता है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है उसका नाम है शुक्र, याद रखिएगा, उसका शुक्र नाम है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह जो है शुक्र है और इसका औसतन तापमान जो है 464 डिग्री सेल्सियस या 737 केल्विन है। इसका कारण शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की जो है अधिकता है, जो 90 से 95% उपलब्ध है। अगला सवाल देखिए, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ये सभी एक ही ग्रह को कहते हैं जिसका नाम है शुक्र। ठीक है, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए शुक्र ग्रह को जो है सुबह का तारा, भोर का तारा, सायंकाल का तारा कहा जाता है, तथा मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम, जल से भी कम है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकदार भी आपका जो है शुक्र है, याद रखिएगा, इसीलिए इसको जो है भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं, किसको? शुक्र को। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है शुक्र है। आकार व द्रव्यमान में पृथ्वी से थोड़ा ही कम होने के कारण इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी से संबंधित सवाल है। कह रहा है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश जो है समय लेता है। कितना समय लेता है ये आपको बताना है। तो ये जो है लगभग जो है 499 सेकंड लेता है, याद रखिएगा, लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड। तो यहाँ पर 8 मिनट नियर बाई दिया हुआ है, इसलिए आपका 8 मिनट सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है और लगभग जो है इसको सेकंड में अगर हम देखें तो 499 सेकंड। फिर से देखिए यहाँ पर सवाल 2019 में पूछा गया कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुँचता है तो कितनी देर में पहुँचता है? तो ये 8 मिनट में पहुंचता है, याद रखिएगा, 8 मिनट में। तो सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना लगता है दिन? तो ये आपका लगता है
365.25 दिन, ठीक है, 365.25 दिन लगते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 1996 में 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट और 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय कर लेती है, मतलब 1 मिनट में कितना दूरी तय कर लेती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको स्टार मार्क कर दिया गया है। वैसे अगर पर मिनट की बात की जाए तो टोटल जो कैलकुलेशन है उससे निकलता है 27.8 किलोमीटर, 27.8 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट की इसकी बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग जो है ये जो है 4009.28 किलोमीटर है। अगर हम उस वैसे पढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40,090, तो 40,090 लगभग किलोमीटर है। और उस दूरी को जो है पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति जो है, अब इसको जो है 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे तो 1670 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और इस आधार पर प्रति मिनट की अगर हम जो है गति की पता लगाएंगे तो 1670 किलोमीटर पर घंटे है, इसको 60 मिनट से हम भाग करेंगे तो लगभग 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट होगी, जो कि किसी विकल्प में सही नहीं दिया गया है। अगला सवाल देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में कहा जा रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी कब होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी जो है कब होती है, तो ये अपसौर में होती है। उपसौर में जो है सबसे कम होती है और अपसौर में जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी अपसौर में होती है, जो प्रत्येक वर्ष 3 से 6 जुलाई के मध्य घटित होता है। पृथ्वी की कला की उत्केंद्रता में अंतर के कारण इसकी अपसौर और उपसौर स्थितियाँ जो है स्पष्ट नहीं है। इस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी लगभग जो है 152.5 मिलियन किलोमीटर होती है। वैसे अब अगर हम बात करें उपसौर की, तो उपसौर में लगभग जो है 147 से जो है मिलियन किलोमीटर हो जाती है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी के पर घूमने के कारण जो है प्रतिदिन जो है सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल जो है पूछा गया था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्यभट्ट, ठीक है, आर्यभट्ट ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत में संकलित हैं। भास्कर वेदांत दर्शन के जो है प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वाराहमिहिर के उल्लेखनीय कार्यों में बृहत संहिता का पंच सिद्धांतिका जो है शामिल है। अगला सवाल देखिए, विषुवत वृत्तीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है पृथ्वी का, ये आपको बताना है। पृथ्वी का जो है विषुवत वृत्तीय व्यास है ये ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है आपका पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है ध्रुवीय व्यास से लगभग कितना अधिक है दोस्तों, तो ये लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास जो है ये 12,756 किलोमीटर है और ध्रुवीय व्यास जो है ये 12,713.6 किलोमीटर है। अतः भूमध्य रेखा पर पृथ्वी अधिक चौड़ी है और पृथ्वी का औसत जो व्यास है ये 12,742 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये सबसे बड़ा ग्रह जो है उसका नाम है बृहस्पति। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है और बृहस्पति का व्यास जो है सर्वाधिक अर्थात 1,42,984 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, ये आपको बताना है। तो शनि जो समय लेता है ये लेता है 29.5 वर्ष का, ठीक है, 29.5 वर्ष का। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लगाने में जो है 29.4 वर्षों के बराबर समय लेता है। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अरुण, वरुण एवं प्लूटो, देखिए यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है ये आपको बताना है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में जो है कितना समय लेता है, तो ये आपका लेता है जो है
अगर हम बात करेंगे तो 84 वर्ष लेता है एक परिक्रमा पूरा करने में। ये जो है 84 वर्ष की अवधि लेता है। तो 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए यूरेनस, जिसको हम अरुण कहते हैं, यह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 या 84 वर्षों का समय लेता है, जबकि अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अगला सवाल देखिए, वर्ष दीर्घतम होता है कहाँ पर होता है? प्लूटो पर, या गुरु पर, या पृथ्वी पर, या नेपच्यून पर? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो प्लूटो पर। याद रखिएगा, प्लूटो पर। अब इसे जो है ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो इसका अब इस तरह से सवाल पूछे ही नहीं जाएंगे। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चूंकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, लगभग 248 साल लेता है, पृथ्वी के बराबर। याद रखिएगा। देखिए अक्षांश से सवाल है कि सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाले सीमा वाला जो देश है वो कौन सा है? तो चिली जो है ये सबसे लंबा है। याद रखिएगा, लंबा कह रहा हूँ। ऊपर नीचे अगर हम देखें तो सबसे लंबा रहता है ये चिली जो है। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो कुछ इस प्रकार से है, ऐसे है। ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये आपका ऐसे है, ठीक है, ऐसे है। तो ये आपका जो है बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65 बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए चिली देश सबसे लंबा उत्तर दक्षिण अक्षांशीय विस्तार वाला देश है, और इसका क्षेत्र लगभग 17 डिग्री दक्षिण और 56 डिग्री जो है दक्षिण अक्षांश के बीच है। अगला सवाल देखिए, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं जो है कितनी होंगी? अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाएं तो ये कितनी अक्षांश रेखाएं बनेंगी, ये आपको बताना है। 69वीं बीपीएससी का सवाल है 2023 का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इस तरह का सवाल आपके बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया था, 179 हो जाएंगी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए एक मानक ग्लोब पर एक अंश के अंतराल पर कुल 179 रेखाएं होंगी, जिसमें जो है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है क्रमशः 89 रेखाएं तथा एक भूमध्य रेखा होगी। मानक ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है, और अक्षांश पृथ्वी के मध्य भाग से किसी स्थान पर बिंदु की कोणीय दूरी है। अब देखिए आप कहेंगे 89 कैसे? तो 90 होगा, क्योंकि यहाँ से मान लीजिए ये पृथ्वी है और यहाँ से जो है आपका भूमध्य रेखा जाती है, तो ये आपका 90 डिग्री इधर हो जाता है और 90 डिग्री इधर हो जाता है। अब देखिए जो लास्ट वाला जो 90 डिग्री बचेगा यहाँ पर, ठीक है, 90 डिग्री जो बचेगा वो क्या हो जाता है? वो एक बिंदु रह जाता है, वो रेखा नहीं रह जाती, वो एक बिंदु रह जाता है। इसीलिए इधर भी दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका जो है 89 माना गया, और उत्तरी गोलार्ध में भी 89 ही माना गया। और ये जो आपका एक जो है आपका ये भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इसको भी याद रखिएगा। इसीलिए टोटल आपके 179 हो रहे हैं। और जो इसको भी आप काउंट कर लेंगे, जो यहाँ पर मैंने बिंदु बनाए हैं, ये जो है एक जो है बिंदु रह जाते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ये रेखाएं जो है आर पार ऐसे मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये शुरू होता है तो ये बिंदु ही रह जाता है, इसलिए इसको रेखाओं में कन्वर्ट जो है काउंट नहीं किया जाता है। तो इसीलिए 179 ही टोटल हो जाती है। हम देखिए देशांतर कह रहा है तो किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखा पर जो है ये जो है भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है, इसी पर जो है भारतीय मानक समय अपनाया जाता है। बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए भारतीय मानक समय पूरे भारत में माना जाने वाला समय दर्शाता है, और इसकी गणना 82 डिग्री पूर्वी देशांतर 82 डिग्री और 5 मिनट पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज के पास मिर्जापुर शहर के ठीक पश्चिम में स्थित है। मिर्जापुर व ग्रीनविच की स्थिति यूनाइटेड किंगडम की रॉयल वेधशाला के बीच देशांतर का अंतर 5 घंटे 30 मिनट है। तो हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है 5.5 घंटा ग्रीनविच मीन टाइम से आगे चलता है। आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, कौन सा देशांतर प्रधान यामी उत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? बृहत वृत्त का निर्माण जो है कौन सा जो है देशांतर करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री आपका सही हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, और यह शून्य अंश देशांतर होती है। ठीक इसके विपरीत जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। यह 180 डिग्री देशांतर प्रधान याम्योत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर एक जो है बृहत वृत्त का निर्माण करती है। सभी देशांतर रेखाएं बृहत वृत्त होती हैं, अतः 0 से 90 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री भी बहुत बृहत वृत्त होंगे। अतः पूछे गए प्रश्न में प्रधान याम्योत्तर 0 डिग्री तथा 180 डिग्री देशांतर के साथ मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करेंगे, यथा यह भी बृहत वृत्त ही होगा। याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, जो भूटान का स्थानीय समय निर्धारित किया गया है, जब ग्रीनविच 0 डिग्री से दोपहर में 12 बजे का समय है। ग्रीनविच मीन टाइम पर मतलब 12 बज रहे हैं,
तो 90 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 6 PM हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा, याद रखिएगा। 69 बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए 1 डिग्री देशांतर पर 4 मिनट का जो है अंतर हो जाता है और यहाँ पर 90 डिग्री की बात की जा रही है। तो 90 को हम जब 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 360 मिनट आ जाएगा और 360 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा 6 घंटे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर समय 12 बजे दिया हुआ है तो 12 में हम 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा। अब अगर पूर्व की तरफ कहेगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, अगर जो है पश्चिम की तरफ कहेगा तो फिर आपका ये 6 घंटे माइनस हो जाएगा। बस इतना ही याद रखना है आपको। अगला सवाल देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, देखिए काहिरा का समय ग्रीनविच से जो है 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित है। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि 2 घंटे आगे, अब आगे है इसका मतलब क्या है कि ये पूर्व में स्थित है। पूर्व में अब कितना है, तो मैंने आपको बताया कि अभी आपको बताया कि 1 डिग्री पर 4 मिनट, तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा, जो है 2 घंटे हो जाएगा। क्योंकि 30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 मिनट हो जाएगा, 120 मिनट का जो है 2 घंटे हो जाता है समय। अब आपको देखना है कि पूर्वी देशांतर होगा या पश्चिम देशांतर होगा। तो मैंने कहा कि जब पूर्व की तरफ जाएंगे तो टाइम जो है बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर इसीलिए जो है ये पूर्व देशांतर हो जाएगा, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर ये कहता पीछे है तो ये पश्चिमी देशांतर हो जाता, ठीक है, ये पश्चिमी देशांतर हो जाता। यहाँ आगे बोला है इसीलिए बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पृथ्वी गोलाकार होने के कारण 24 घंटे 360 डिग्री घूम जाती है, अतः 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जो है पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। काहिरा मिस्र की स्थिति जो है ये 30 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, 31 डिग्री 14 मिनट ईस्ट है। चूंकि काहिरा का समय ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 2 घंटा आगे है तो 4 मिनट का समय लगता है एक देशांतर की दूरी करने में। तो वही चीज़ें आपको कैलकुलेशन लिखी गई है जो मैंने आपको बताया। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है कहाँ से खींची जाती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर से होकर जो है ये जाती है, याद रखिएगा। इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर एक ऐसी काल्पनिक रेखा है जो 2 क्रमागत कैलेंडरों दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है वहाँ इसे जो है मोड़ दिया जाता है। अगला सवाल देखिए, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा, डी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। तो पहला सवाल है, इसमें कहा जा रहा है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है जो है 22 दिसंबर। अब देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा आप अगर साइंस लगाएंगे, जब दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा उसी टाइम पर उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। और जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा तो फिर उसी टाइम पर जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है छोटा दिन होगा। ये सभी आप लोग जानते ही हैं। 48वीं से 52वीं बीपीएससी में सवाल पूछा गया था। देखिए उत्तरी गोलार्ध में 21 से 22 दिसंबर को या 21 को होता है या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है और 20-21 जून को वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है या लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में जो है 20-21 जून को सबसे छोटा दिन होगा और 21 और 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। अगला सवाल देखिए, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है। अब देखिए उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा था, पहले सवाल में हमसे दक्षिणी गोलार्ध पूछा, हमने क्या कहा 22 दिसंबर, और उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो सेम टू सेम जवाब वही रह जाएगा। देखिए केवल गोलार्ध बदल देगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 22 दिसंबर को जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा, ठीक इसके विपरीत उस दिन जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये चीज़ आप जाने रहिएगा, वरना केवल और केवल उत्तरी दक्षिणी आपका करेगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए भूगर्भिक इतिहास, देखिए कहा जा रहा है कि महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए, महाद्वीप जो है अलग कैसे हुए, तो ये हुए विवर्तनिक क्रिया से, टेक्टोनिक क्रिया जो होती है इसके द्वारा ये अलग अलग हो गए। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प, बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया।
देखिए, महाद्वीपों के अलग होने के कारण के रूप में विवर्तनिक क्रिया को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग, संपूर्ण क्रस्ट और मेटल का ऊपरी भाग का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है और ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील और प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुर मात्रा है? नीफे, अगर हम नीफे को लिखें ऐसे, आप एक बार लिख लीजिएगा, NI और FE, इसको हम बोलते हैं नीफे। तो अगर हम बीच में प्लस लगा दें तो NI का मतलब होता है निकिल, ठीक है, निकिल, और FE का मतलब होता है फेरस। यहाँ पर फेरम लिखा हुआ है लेकिन फेरस होता है, तो इसका जो है D विकल्प जो है सही हो जाएगा। निकिल और फेरस की जो है अधिकता पाई जाती है, इसका जो है D विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, 67 BPSC में सवाल पूछा गया था। और पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। नीफे जो है निकल और फेरस या लोहा का संक्षिप्त अक्षर है। अगला सवाल देखिए, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। तो जियोडेसी जो है किसके अध्ययन से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पृथ्वी के आयाम की माप से। पृथ्वी के आयाम की माप से B विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67 BPSC प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जियोडेसी पृथ्वी के 3 मूलभूत गुणों को सटीक रूप से मापने और समझने का विज्ञान है। ये गुण है पृथ्वी का ज्यामितीय आकार। तो इसमें कौन किस किस चीज़ का जो है अध्ययन किया जाता है? पृथ्वी के ज्यामितीय आकार का, और अंतरिक्ष में पृथ्वी का अभिविन्यास और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। इसके साथ ही यह जो है समय के साथ उपयुक्त गुणों में परिवर्तन का भी अध्ययन करता है। और इस प्रकार जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना इनमें से किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ये आपको बताना है। 67 BPSC प्री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कौन सा? WM डेविस, ठीक है, विलियम जो है और मॉरिस डेविस इनका पूरा नाम है। B विकल्प जो है इसका हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना जो है इन्होंने ही प्रस्तुत की थी, तो इसका B विकल्प सही हो जाएगा। विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपवर्तन चक्र की संकल्पना प्रस्तुत की है। वहीं वाल्टर प्लैंक ने डेविस के सिद्धांत में संशोधन करते हुए एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने नाम दिया मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। अगला सवाल देखिए, कोकोस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट जो है ये किसके मध्य पाई जाती है? तो कोकोस जो प्लेट है ये मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। याद रखिएगा, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। A विकल्प इसका सही हो जाएगा। 63वीं BPSC प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया जो है ये किसका परिणाम है? तो वलन क्रिया जो परिणाम है ये है पर्वत निर्माणकारी बल का, ठीक है, पर्वत निर्माणकारी बल का। C विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल जो है क्षेत्र से चलन भी आता है और इसके तहत 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। पहला जो होता है संपीड़न बल होता है और दूसरा तनाव बल होता है। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं जिसे वलन कहते हैं। ऊपर उठे भाग को जो है अपनति और नीचे धंसे हुए भाग को जो है अभिनति कहते हैं। मान लीजिए ये जो है वलन हो गया ये, तो ये जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम अपनति कहते हैं और जो नीचे हुआ धंसा हुआ भाग है इसको हम अभिनति कहते हैं। तो ये आप लोग जान लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया? जो पहले पैंजिया ही था, ठीक है, मान लीजिए ये एक द्वीप है, मान लीजिए ये एक द्वीप है जो पैंजिया है, ये आपका पैंजिया हो गया। फिर ये 2 भागों में टूट गया, उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीप में। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा गया, ठीक है, दक्षिणी को क्या कहा गया? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अब दक्षिणी महाद्वीप जो है जो गोंडवाना लैंड इसको कहा गया और इसको जो है लारेशिया कहा गया, इसको जो है लारेशिया कहा गया, इसको गोंडवाना लैंड कहा गया। तो ये आपका C विकल्प सही हो जाएगा। C विकल्प सही हो जाएगा। 68 BPSC प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, जब पैंजिया का विभाजन हुआ तब पैंजिया का उत्तरी भाग जो है लारेशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया तथा दक्षिणी भाग को जो है गोंडवाना लैंड को जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय जो भारत है और ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका जो है कहा गया। अब ये इतने सारे महाद्वीप जो है गोंडवाना लैंड से बने हैं। ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, और जो लारेशिया से बने हैं उसमें आपका अफ्रीका, यूरोप और एशिया जिसमें रसिया ओसिया सभी आते हैं। अगला सवाल देखिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं और इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? भूपटल के टुकड़े जो है मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से जो है प्रवाहित होते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं
इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं इसको। डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से ये प्रवाहित होते हैं और यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की भूपर्पटी अनेक छोटी बड़ी प्लेटों में विभक्त है और ये टेक्टोनिक्स प्लेटें स्वतंत्र रूप से पृथ्वी के दुर्बल मंडल विभिन्न दिशाओं में संचलन करती हैं। प्लेटों की इन गतियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न विभिन्न आकृतियों का अध्ययन प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? रस्ट बाउल प्रदेश में जो है कौन कौन से प्रदेश आते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, अगर हम रस्ट बाउल के प्रदेश की बात करें तो इसमें ग्रेट लेक्स, अलाबामा प्रदेश और जो है कैलिफोर्निया प्रदेश ये सभी आते हैं। तो यहाँ पर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है सही जवाब हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री 2017 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक भौगोलिक क्षेत्र है जो पहले एक विनिर्माण या औद्योगिक हब था, लेकिन अब गिरावट के चरण में है क्योंकि विनिर्माण केंद्र कई देशों में स्थानांतरित हुए हैं। ग्रेट लेक्स, पिट्सबर्ग इसके अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, चट्टानों से संबंधित है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो ये वे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये आपका कायांतरित चट्टानें हैं और ये शैलें जो है क्रिस्टलीय होती हैं, नहीं, ये शैल स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ये शैलें जो है स्तरों में निक्षेपित होती हैं। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, परतदार या अवसादी चट्टान का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के साथ जो है जल में जमा होने से होता है और अवसादी चट्टानें जल के साथ ही अपरदन के कारण अन्य कारकों जैसे वायु, हिमानी द्वारा आदि भी इनका जो है अपरदन होता है। इनमें जीवों के अवशेष व वनस्पतियों के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। भूपृष्ठ पर फैली अवसादी शैलों में परतें पाई जाती हैं, अर्थात ये स्तरों में निक्षेपित होती हैं, परंतु ये शैलें रवेदार नहीं होती हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित चट्टानों में से कौन सा एक जो है कायांतरित चट्टान नहीं है? कायांतरित चट्टान कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, क्वार्टजाइट जो है ये कायांतरित चट्टान है, नीस भी आपका कायांतरित चट्टान है, लेकिन जो डोलोमाइट है ये कायांतरित चट्टान नहीं है। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, क्वार्टजाइट सैंडस्टोन था क्वार्टज के रूप में बनता है। देखिए, विकल्पों में डोलोमाइट जो है परतदार चट्टान है, नीस जो है ग्रेनाइट के, और क्वार्टजाइट जो है ये सैंडस्टोन या चूना पत्थर जिसको हम बोलते हैं, और क्वार्ट्ज के रूपांतरण से बनता है। अगला सवाल देखिए, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो उनमें जो है पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं, तो ये आपका जो है गलत हो जाएगा। वे जल के लिए सरंद होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। और ये क्रिस्टलीय और कष्टलीय दोनों हो सकती हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए, 40वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा होने और ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, परंतु इनमें परतें नहीं पाई जाती, इनमें पूरा जीवाश्म भी नहीं पाई जाती। ये क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों ही हो सकती हैं। अगला सवाल देखिए, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? खनिज जो है निम्नलिखित में से किस स्तर के चट्टानों में जो है जमा होता है ये आपको बताना है। बीपीएससी स्कूल टीचर का सवाल है, 2023 में टीआरई में पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये अवसादी चट्टान में आपको देखने को मिलते हैं। जो स्तर में जमा होते हैं या अवसादी चट्टानों में होता है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अवसादी चट्टान या परतदार चट्टानों में खनिज जमा होता है। अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से प्राप्त मलबे के जल में जमा रहने से होता है और ये चट्टानें रवेदार नहीं होती। इनमें जीवों के अवशेष, वनस्पतियां अत्यंत अल्प मात्रा में पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से स्लेट, संगमरमर, नीस आदि चट्टानों का निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए, ज्वालामुखी से है, माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो एक ज्वालामुखी है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। सी विकल्प सही हो जाएगा। माउंट एटना जो है ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है और सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल देखिए, मौना लौवा। मौना लौवा क्या है? मौना लौवा किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? तो इसका विकल्प जो है ए सही हो जाएगा। यह एक जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका उदाहरण है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, आर्कटिक वन क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है ये आपको बताना है। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप जो है किसके निकट स्थित है ये आपको बताना है। तो आप सभी इसको आसानी से जान सकते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा, एक तो उत्तरी ध्रुव पर है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव पर है, तो सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था।
देखिए आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप क्रमशः उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट है। आर्कटिक क्षेत्र महासागरीय भाग है और आर्कटिक क्षेत्र का विस्तार जो है 60 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के उत्तर उत्तरी ध्रुव से जो है 90 डिग्री नॉर्थ या उत्तर तक होता है। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व के 7 महाद्वीपों में से 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल जो है 14। अब इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल जो है 1,42,00,000 वर्ग किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लावा के ठंडा और ठोस होने से इग्नियस चट्टान बनती है, जिनको हम क्या कहते हैं, आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, आग्नेय चट्टान कहते हैं, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए लावा के ठंडे होने और ठोस होने से आग्नेय या इग्नियस चट्टान जो है बनती है। और आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से द्रवित मैग्मा बाहर निकल कर जो है ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इसे बहिर्वेदी चट्टान कहते हैं, आग्नेय चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान इसका प्रमुख उदाहरण है। द्रवित मैग्मा जब भूपर्वटी के अंदर गहराई में ही ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तो इसे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। और ग्रेनाइट चट्टानें जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, किलिमंजारो। किलिमंजारो क्या है, तो किलिमंजारो क्या है ये आपको बताना है। तो किलिमंजारो जो है ये जो है एक वोल्केनो है, एक ठीक है वोल्केनो है, आग्नेयगिरी है या ज्वालामुखी है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का उच्चतम पर्वत शिखर है। और एटना जो है सिसिली और विसुवियस नेपल्स दोनों जो है इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है जो पिछले 38 वर्षों में पहली बार फूटा है। तो इसका नाम है मौना लौआ। इसका नाम है मौना लौआ। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 68वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी मौना लौआ में विस्फोट वर्ष 2022 में हुआ, जो इसके पूर्व 1984 में विस्फोट के 38 वर्ष उपरांत हुआ। 1843 के बाद से मौना लौआ में 34 बार विस्फोट हुए हैं। अधिकांश विस्फोट वर्ष 1950 के पूर्व हुए थे। वर्ष 1950 के बाद से 75, 1984 और 2022 में विस्फोट हुए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला सवाल देखिए, भूकंप। देखिए फिर से कह रहा है कोकोस प्लेट जो है पाई जाती है। कोकोस प्लेट जो है किसके मध्य पाई जाती है, ये सवाल हम पहले भी देख चुके हैं। तो कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में पाई जाती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप की गहनता मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। बीपीएससी स्कूल टीचर हेडमास्टर में मतलब टीआरई 2 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मरकली पैमाना। ठीक है, मरकली पैमाना जो है इसके भूकंप की गहनता मापने के लिए प्रयोग होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मरकली पैमाने का उपयोग किया जाता है, जबकि भूकंप का परिमाण मापने के लिए रिक्टर पैमाने का इस्तेमाल होता है। रिक्टर पैमाने का जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए, महाद्वीप। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, ये आपको बताना है। किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो देश हैं ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में आपको देखने को मिलेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में टोटल जो है 54 देश आपको जो है अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। तो इसका जो है सी विकल्प सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए प्रत्येक महाद्वीप में देशों की संख्या निम्नवत है, जिसमें अफ्रीका में 54 देश, यूरोप में 49, एशिया में 48, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 और ओशेनिया में जो है और ये 14 आपको देखने को मिलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है। महाद्वीप का भूभाग सबसे कम है ये आपको बताना है। इनमें से किसका भूभाग सबसे कम है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए विश्व के 7 महाद्वीपों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है एशिया का है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का भूभाग जो है सबसे कम है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से ये आपको बताना है। अब देखिए एशिया तो है नहीं, तो एशिया के बाद जो है आपका कौन सा हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, एशिया के बाद आपका अफ्रीका हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। याद रखिएगा 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जिनमें एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और आप बाकी सभी के क्षेत्रफल आपको यहाँ दिए गए हैं। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, सभी के जो है यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे कम जो है 77,41,220 वर्ग किलोमीटर जो है ये ऑस्ट्रेलिया का है। अगला सवाल देखिए, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्न में से कौन सी है। लगातार नई परत जोड़ने वाली, ठीक है, जोड़ने
जोड़ने वाली प्रक्रिया इनमें से कौन सी है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्र तल का फैलाव। समुद्र तल का फैलाव डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया जो है ये समुद्र तल का जो है फैलाव होता है, और इस परिकल्पना का प्रतिपादन हैरी एच हेस ने 1960 में किया था। हैरी हेस के अनुसार अगर समुद्र तल का फैलना समुद्र तल का जो है फैलना दरार में मैग्मा बढ़ने की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में पुरानी परत स्वयं विपरीत दिशा में रूपांतरित हो जाती है और ठंडा समुद्री जल मैग्मा को ठंडा कर देता है, जिससे एक नई परत जो है बन जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा। देखिए, आयर झील, नल्लार मैदान, साल्विन पर्वत और सेल्विन घाटी। तो इसका हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखिए, आयर झील बेसिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आंतरिक अपवाह प्रणाली क्षेत्र है, जिसका विस्तार लगभग 1.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। बेसिन के मध्य में कांटी थांडा लेक जो है आयर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए आयर झील तो इससे संबंधित है, और इसके अलावा अगर हम देखें तो नल्लार बार मैदान भी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर स्थित है, और साल्विन पर्वत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के मुख्यतः म्यांमार में स्थित है। इसका कुछ भाग चीन और थाईलैंड में भी है, जबकि सेल्विन घाटी भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका डी विकल्प को सही माना है, लेकिन न तो साल्विन पर्वत जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है, न सेल्विन घाटी है। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही जवाब हो रहे हैं। देखिए, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, विश्व की पर्वत श्रेणियाँ कह रहा है विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। विश्व की सबसे ऊँची चोटियाँ किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं ये आपको बताना है। तो ये नवीन मोड़दार पर्वतों में सबसे ऊँची चोटियाँ आपको देखने को मिलती हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, चोमोलुंगमा इसका ही नाम है, एक ही का नाम है, याद रखिएगा। 3 अलग अलग चोटी नहीं है, ये एक ही चोटी है, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये 8,849 मीटर सहित अनेक सर्वोच्च चोटियाँ हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, और हिमालय पर्वत एक नवीन मोड़दार या वलित पर्वत है। अतः स्पष्ट है कि विश्व की सबसे अधिकांश जो सर्वोच्च चोटियाँ हैं वो इन्हीं वलित पर्वतों पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका एंडीज। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और यह श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे लगी हुई है। इसकी लंबाई विभिन्न प्रमाणिक स्रोतों से 7,000 किलोमीटर से 8900 किलोमीटर तक की मानी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसके साथ एंडीज पर्वत फैला हुआ है। किसके साथ साथ जो है एंडीज पर्वत फैला हुआ है, तो अभी आपने देखा कि दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दिया गया है दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था, और इसका सही जवाब विकल्प डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है, तो यूरोप की जो पर्वत श्रृंखला है ये दोस्तों आपका आल्प्स हो जाएगा। आल्प्स हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से लेकर 52वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार मुख्यतः फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है, और इसका सर्वोच्च बिंदु जो है माउंट ब्लैंक है, या माउंट ब्लैंक है। आल्प्स पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, पेन्नाइन, एप्लेसियन और अरावली भारत, ये किसके उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये जो है ये युवा वलित पर्वत श्रृंखला नहीं है। देखिए, अरावली जो है ये प्राचीन जो है पर्वत श्रृंखला है। तो प्राचीन पर्वत श्रृंखला कहाँ देखिए लिखा गया, पुरानी पर्वत श्रृंखला के। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी 56वीं से 59वीं प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पेन्नाइन और एप्लेसियन जो अमेरिका में है, अरावली ये पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण हैं। अगला सवाल देखिए, यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला किन दो देशों को अलग करती है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला जो है ये किन दो देशों को अलग करती है ये आपको बताना है। तो यूरोप में जो पिरेनीज पर्वत श्रृंखला है दोस्तों ये स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी में यह सवाल हमारा पूछा गया था एग्जाम प्री 2020 में। देखिए, स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है, और यह पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। इसका विस्तार बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, तो अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो है
सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जो आप देख रहे थे कि लगभग जो है 7,000 से 89 किलोमीटर तक की मानी जाती है, कौन सी, एंडीज। अब यहाँ पर देखिए एंडीज दिया नहीं गया है, इसीलिए जो है रॉकी सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वें बीपीएससी एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हालांकि प्रश्नगत विकल्पों में सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है रॉकी है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। प्रश्नगत में से निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला पूछा गया है, तो इसका उत्तर जो है विकल्प सी होगा। अमेरिकी नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार पृथ्वी पर सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मिड ओशन रिज है, जिसका लगभग 90% भाग जो है समुद्र के नीचे है। अगला सवाल देखिए, और ये हमारे सेशन का जो है आखिरी सवाल है दोस्तों। संसार की छत जो है किसे कहा जाता है, संसार की छत जो है ये किसे कहते हैं, तो ये पामीर का पठार जो है, तिब्बत का पठार जो है, इसे ही जो है पामीर का पठार जो है, इसे ही संसार की छत कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए संसार की छत जो है ये पामीर पठार को कहा जाता है, और मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पामीर पठार द्वारा ही निर्धारित होती है। यह कई पर्वतों का मिलन बिंदु है। तिब्बत के पठार हेतु भी संसार की छत का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। तो पामीर का पठार ऑप्शन में आ जाए, चाहे तिब्बत का पठार आ जाए, सभी एक ही बात है, और वही आपका सही हो जाएगा। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। तो है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है, तो कौन से अक्षांशों के पास, तो ये आपका 23 डिग्री अक्षांशों के पास, 23 डिग्री अक्षांश के पास जो है यहाँ पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो 41वीं बीपीएससी प्री 1996 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो है ये 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है। पृथ्वी पर मरुस्थल बनने की प्रमुख जो है भौगोलिक स्थितियाँ हैं, याद रखिएगा। 30 डिग्री अक्षांशों के आसपास जो है ये उच्च वायु दाब का क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ हवा ऊपर से नीचे उतरती है, फलस्वरूप यहाँ वर्ष भर मौसम साफ बना रहता है। सहारा और ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो कारण है, महाद्वीपों के पश्चिमी तट के मरुस्थल 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच मिलते हैं, और संभवतः हवाओं का पूर्वी होना इसका कारण है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग से प्रवेश करने वाली व्यापारिक हवाएं पश्चिमी भाग तक पहुँचते पहुँचते शुष्क हो जाती हैं। कैलिफोर्निया, पश्चिमी सहारा, अटाकामा और नामीबिया के जो मरुस्थल हैं वो इसी प्रकार के मरुस्थल हैं। पर्वतों की छायावृष्टि, देखिए क्षेत्र में अब ये इस क्षेत्र में जो है मरुस्थलों में उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल डेथ वैली, पेंटागोनिया का मरुस्थल अर्जेंटीना और पेरुवियन मरुस्थल प्रमुख हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में ठंडी सागरीय धाराएं भी इन मरुस्थलों के निर्माण में सहायक हैं, और जैसे सहारा रेगिस्तान का पश्चिमी भाग अधिक शुष्क है। अटाकामा मरुस्थल के निर्माण में हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा का भी योगदान है। महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित मरुस्थल जो आर्द्रता भरी हवाओं से दूरस्थ स्थित है, इनमें ऑस्ट्रेलियन मरुस्थल और गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। अगला सवाल देखिए, गोबी का मरुस्थल जो है या गोबी मरुस्थल जो है कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मंगोलिया, ये आपका हो जाएगा मंगोलिया में, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी पर 1992 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में विशाल मरुस्थल है, और इस मरुस्थल के उत्तर पश्चिम में अल्टाई पर्वत आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया, भारत, मिस्र या उत्तरी अफ्रीका। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अफ्रीका में, ये आपको देखने को मिलता है। कहाँ पर, अफ्रीका में, अफ्रीका कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया में ये आपको देखने को मिलता है। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60 से लेकर 62वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल जो है दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तार लगभग जो है 3,48,750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। टकला मकान, देखिए टकला मकान आ गया। टकला मकान कहाँ पर है, तो ये मरुस्थल जो है ये आपको चीन में देखने को मिलेगा। टकला मकान जो है ये आपको चीन में देखने को मिलेगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए टकला मकान मरुस्थल मुख्यतः उत्तर पश्चिम चीन के झिंजियांग क्षेत्र एशिया में विस्तारित है, और यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम में पामीर का पठार और उत्तर में जो है तियान शान पर्वत से जो है घिरा हुआ है। अगला सवाल देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो है मशरूम सेल का निर्माण जो है किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, अपघर्षण, भूक्षरण, अपस्फीति या रगड़। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपघर्षण। ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए
रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपघर्षण का उदाहरण है, और छत्रक सेल या गारा सेल या मशरूम रॉक जो ये अपरदनात्मक प्रकार की स्थलाकृति हैं। इसमें चट्टानों के निचले भाग में जो है अधिक कटाव होने के कारण ऐसी आकृति जो है बनती है। देखिए, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सहारा, सोनोरोन, टकला मकान। देखिए, ये आटाकामा हो जाएगा। आटाकामा जो है ये विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान है, तो डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 65वीं बीपीएससी री एग्जाम पर 2020 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान आटाकामा मरुस्थल है जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अगला सवाल देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? पैकारेमा या टुमुक हुमुक या ब्राज़ील पर्वत। देखिए, ये आपका एंडीज पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, तो सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, एंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है जिसका निर्माण लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। ब्राज़ील पर्वत ब्राज़ील उच्चभूमि दक्षिण अमेरिका के सबसे प्राचीन भूखंडों में से एक है जिसका निर्माण लगभग 3.8 से 1.8 बिलियन वर्ष पुराना है। पैकोरेमा पर्वत दक्षिण अमेरिका के गुयाना उच्चभूमि पर अवस्थित है, और टुमुक हुमुक पर्वत श्रृंखला फ्रेंच गुयाना एवं सूरीनाम के साथ ब्राज़ील की सीमा पर स्थित है। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं लगभग 1.8 बिलियन वर्ष जो है ये पुरानी है, तो इसका सही जवाब सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ जोड़ी का चयन आपको करना है। बेजोड़ जोड़ी का तो देखिए, गोभी जो है 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का ये सवाल है। आप जानते हैं जो गोभी मरुस्थल है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मंगोलिया में पाया जाता है, तो ये तो सही हो जाएगा। थार जो है भारत में देखने को मिलता है, सहारा जो है अफ्रीका में देखने को मिलता है, और कालाहारी जो है ये दक्षिण अफ्रीका में आपको देखने को मिलता है, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यही जो है बेजोड़ है, इसकी कोई जोड़ी नहीं मिल रही है, तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कालाहारी मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और शेष विकल्प जो है ये सही सुमेलित हैं। अगला सवाल देखिए, घास के मैदान से है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको पंपास कहते हैं, याद रखिएगा, इसको पंपास कहते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 60वीं से 62वीं बीपीएससी प्री 2016 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को पंपास कहते हैं, और इस घास के मैदान का विस्तार मुख्यतः अर्जेंटीना एवं उरुग्वे तथा ब्राज़ील के दक्षिणी भागों में भी है। अन्य मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों में प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टैगा, पंपास या प्रेरीज या सवाना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सवाना। देखिए, दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक होता है उष्णकटिबंधीय और एक होता है आपका शीतकटिबंधीय। तो एक जो होता है शीतोष्णकटिबंधीय या शीतकटिबंधीय कह सकते हैं, और एक आपका जो होता है ये उष्णकटिबंधीय होता है। तो ये इन्हीं दोनों से सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी असिस्टेंट 2019 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, प्रश्नगत विकल्पों में से अफ्रीका के सवाना मैदान उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदानों को प्रेरीज और दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को कहते हैं, ब्राज़ील के पठार के पास के मैदानों को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पंपास या वेल्ट्स, तो ये आपका गलत हो गया। डाउन्स भी नहीं कहते हैं, इनको कहते हैं कंपोस्ट, ठीक है, इनको कहते हैं कंपोस्ट। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, शीत कटिबंध नहीं, शीतोष्ण ही कटिबंध होता है, क्योंकि शीत कटिबंध पर आपको कोई भी घास के मैदान देखने को नहीं मिलते हैं। तो बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ब्राज़ील के पठार के पास उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपोस्ट कहते हैं, और पंपास जो है शीतोष्ण घास के मैदान का विस्तार अर्जेंटीना में, डाउन्स जो है शीतोष्ण घास का मैदान है ऑस्ट्रेलिया में, और वेल्ट्स जो है घास के मैदान जो है दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो डाउन्स और जो है जो पंपास है ये भी एक जो है शीतोष्ण जो है घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। देखिए, विश्व के देश और उनकी सीमाएं। देखिए, सबसे बड़ी तटरेखा वाला देश कौन सा है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जो तटरेखा या तटीय रेखा वाला देश है उसका नाम है कनाडा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 56वीं से 59वीं बीपीएससी प्री 2015 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से कनाडा की जो
जो समुद्र तट रेखा है ये सर्वाधिक लंबी है, ये 2,02,080 किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, इज़राइल की उभयनिष्ठ सीमाएं जो है किसके साथ लगती हैं? इज़राइल की जो उभयनिष्ठ सीमाएं हैं वो किसके साथ लगती हैं, अभी आप देख ही रहे होंगे। इज़राइल लेबनान जो है इज़राइल लेबनान में भी हमला कर रहा है, और जो है ईरान के साथ भी युद्ध चल रहा है, उसमें अमेरिका भी शामिल है, और इसमें आपका दुबई और जो है ये सभी जो है अभी युद्ध की चपेट में चल रहे हैं। तो इसकी जो उभयनिष्ठ सीमा है इज़राइल की, ये किसके किसके साथ लगती है ये आपको बताना है। तो इज़राइल की जो सीमा है ये जो है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है। लेबनान और सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ लगती है। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए, इजराइल के पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर तटीय देश है, और जो इजराइल है ये पश्चिम एशिया में मध्य पूर्व का भूमध्य सागर ये तटीय देश है, और इसकी पश्चिमी सीमा भूमध्य सागर से, उत्तरी सीमा लेबनान से, उत्तर पूर्वी सीमा सीरिया से, पूर्वी सीमा जॉर्डन से, और दक्षिण पश्चिम सीमा जो है इजिप्ट या मिस्र से लगी हुई है। अतः ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। इजराइल विवादित क्षेत्र गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक के साथ भी सीमा साझा करता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मध्य सागर के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है? किस देश की जो है मध्य सागर के साथ जो है भूमि सीमा नहीं है, ये आपको बताना है। तीसरे नंबर का जो सवाल है इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, जॉर्डन की है, इजराइल की भी है, फिलिस्तीन की भी है, लेकिन लेबनान की नहीं है मृत सागर के साथ सीमा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, दिए गए विकल्पों में से लेबनान के मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल, वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन। सरकार की आधिकारिक मानचित्र अनुसार वेस्ट बैंक क्षेत्र में फिलिस्तीन का अधिकांश क्षेत्र समाहित है। मृत सागर की आधिकारिक वेबसाइट पर मृत सागर की स्थिति इजराइल व जॉर्डन की सीमा पर दिखाया गया है। अतः विकल्प जो है ई आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ई आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अब देखिए, क्योंकि फिलिस्तीन भी के साथ भी किसकी सीमा जो है ये नहीं लगती है। देखिए, केवल और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर क्या लिखा है, इजराइल और जॉर्डन लिखा है, और यहाँ पर आपका जो है लेबनान और फिलिस्तीन भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक भी हो सकता है, याद रखिएगा इसीलिए। अगले सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा? जापान हो जाएगा। न्यूजीलैंड, फिलीपींस, क्यूबा, जापान, तो ये जापान हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी प्री 2019 का सवाल है। देखिए, ऐसा देश जिसकी सीमा किसी अन्य देश के भूमि के साथ संलग्न नहीं होती उसे सीमा रहित देश कहते हैं, और यह देश चारों ओर से जो है समुद्र से घिरा होता है। प्रश्नानुसार सर्वाधिक सीमा रहित भौगोलिक क्षेत्रफल वाला देश जापान है, जिसका क्षेत्रफल 3,77,915 वर्ग किलोमीटर है। तत्पश्चात फिलीपींस 3 लाख वर्ग किलोमीटर, न्यूजीलैंड 2,68,838 वर्ग किलोमीटर, और क्यूबा जो है ये 1,10,860 वर्ग किलोमीटर है। अतः विकल्प जो है सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला सीमा वाला देश कौन सा है? उत्तरी दक्षिणी मतलब ये तो आपका हो गया उत्तरी दक्षिणी, ये मतलब ऐसे फैला हुआ है, उत्तर दक्षिण में सबसे ज़्यादा जो है फैला हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आप कौन सा हो जाएगा? देखिए, रूस, चीन, चिली या ब्राज़ील। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा चिली। ठीक है, चिली। अगर आप गूगल करेंगे और चिली का जो है चिली का मैप देखेंगे चिली देश का, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके एक साइड जो है पर्वत है, तो ये इधर फैल नहीं पाया, तो ये सामने ही अपनी भूमि जो है कब्जा करता चला गया दूसरों की। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला जो सीमा वाला देश है ये आपका चिली हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं? यूएई के रियासती राज्य कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फजुराह और रास अल खैमा। तो ये देखो किसमें दिख रहा है? बी विकल्प में। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजेराह और रास अल खैमा। तो ये आपका बी विकल्प ही इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। ये इसके रियासती राज्य हैं यूएई के, संयुक्त राज्य अमीरात के। तो छठवें का जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री
23 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए प्रश्नगत विकल्पों में से यूएई के जो है रियासती राज्यों में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वेन, फजुराह और रास अल खैमा जो है ये शामिल है। अगला सवाल देखिए, कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को जो है अलग करता है? 17वीं बीपीएससी री एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में कौन सा जो है देशांतर जो है कनाडा और अलास्का को जो है अलग करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये जो है 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर। टी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। 141 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है ये कनाडा और अलास्का जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। स्थलरुद्ध देश देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? मतलब चारों तरफ से जो है स्थल से ही घिरा हुआ है, समुद्री सीमा नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा हंगरी। ठीक है, हंगरी हो जाएगा। बी विकल्प इसका सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए हंगरी जो है ये एक स्थलरुद्ध देश है जो यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया और स्लोवाकिया से घिरा हुआ है। बेल्जियम की सीमा उत्तर सागर से, रोमानिया की सीमा काला सागर से और यूक्रेन की सीमा काला सागर और एजोब सागर दोनों से मिलती है। अगला सवाल देखिए, देशों की राजधानियाँ। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की जो है कैनबरा और न्यूजीलैंड की जो है वेलिंगटन और जो है रियाद किसकी राजधानी है? तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, याद रखिएगा। और सिडनी जो है ये किसी की राजधानी नहीं है, ये जो है एक शहर है। ठीक है, ये जो है सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है, एक शहर है। तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53वीं से बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल पूछा गया है। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में। देखिए उपयुक्त विकल्पों में सिडनी किसी भी देश की राजधानी नहीं है बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक बंदरगाह नगर है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की और रियाद जो है सऊदी अरब की राजधानी है। देखिए भौगोलिक उपनाम टॉपिक से संबंधित सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है? रूस के किस शहर को जो है उत्तर का वेनिस कहा जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। सेंट पीटर्सबर्ग हो जाएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल भेजा गया था, पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को जो है इसका एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, ये एक्सप्लेनेशन है क्योंकि वो फ्लो बना रहता है इसलिए कभी कभी जो है अगला सवाल निकल जाता है मुंह से। देखिए इससे पहले जो है पेट्रोग्राद और लेनिनग्राद के नाम से इसको जाना जाता था और अब इसे जो है सेंट पीटर्सबर्ग के नाम से जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर होने के साथ साथ एक बंदरगाह शहर भी है। अगला सवाल देखिए, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, तो किसका नाम है ये आपको बताना है। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी के जो है ये श्रीलंका का नाम है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए श्रीलंका को जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी की संज्ञा दी जाती है। अगला सवाल देखिए, 17वीं बीपीएससी एग्जाम का सवाल है कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल मैदान कहलाता है? निम्न में से यूरोप का खेल मैदान कहलाता है कौन सा, ये आपको बताना है। इनमें से किसे जो है यूरोप का खेल मैदान कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जर्मनी, इटली, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहते हैं। यूरोप को खेल का मैदान सामान्यतः स्विस आल्प्स को अपनी प्राकृतिक सुंदरता, आउटडोर खेल और पर्यटन गतिविधियों के कारण कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, जलमंडल से कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका हुआ है वो लगभग तो कितना है ये आपको बताना है। तो कितना है ये आपको बताना है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3 हो जाएगा। 2/3 सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं नमीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है? नमीबिया के तट के साथ जो है बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है ये आपको बताना है। ये ठंडी जलधारा का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका जो सही नाम हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा जो है ये नमीबिया तट के साथ जो है ठंडी जलधारा का नाम है। इसी के साथ जो है ये धारा बहती है। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2018 में ये आपका सवाल पूछा गया था। देखिए नमीबिया तट के साथ बेंगुएला एक ठंडी जलधारा बहती है और बेंगुएला धारा के अच्छे प्रभाव के कारण कालाहारी मरुस्थल के पश्चिमी तट का मौसम साल भर ठंडा तथा सुहावना रहता है। अगला सवाल देखिए, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकट स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव जो है पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, याद रखिएगा, समुद्र तल पर। तो ए विकल्प जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1992 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी के केंद्र से सबसे निकटतम बिंदु उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर के तलीय 4 किलोमीटर की गहराई पर है, जो पृथ्वी के केंद्र से 6,353 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, 64,000 किलोमीटर की लंबाई एवं 2,000 किलोमीटर से 2,400 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों को मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागरीय द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागरीय द्रोणी में प्रवेश करता है। तो यह जो है कौन सा कटक है, ये आपको बताना है। तो यह कौन सा कटक है, तो इसको कहते हैं मध्य महासागरीय कटक। इसको कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, याद रखिएगा, मध्य महासागरीय कटक हो जाएगा। डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। जो उपयुक्त विशेषताएं बताई गई हैं ये मध्य महासागरीय कटक से संबंधित है। मध्य महासागरीय कटक जो है मिड ओशियन रीज जिसको कहते हैं, ग्लोब के चारों ओर लगभग जो है 40,390 मील या 65,000 किलोमीटर की लंबाई में आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। यह पृथ्वी की सतह का अकेला सबसे विशालतम भूगर्भिक लक्षण है। अगला सवाल देखिए, 90 ईस्ट रिज। 90 ईस्ट रिज अभी आपने देखा मिड ओशियन रिज, अब आपको बताना है 90 ईस्ट रिज जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो 90 ईस्ट रिज जो है दोस्तों ये आपको हिंद महासागर में देखने को मिलेगा, हिंद महासागर में। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, 90 ईस्ट रिज जो है ये 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है हिंद महासागर में स्थित एक कटक का नाम है। देखिए, सुंडा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है ये आपको बताना है। किस द्वीप के समांतर स्थित है सुंडा ट्रेंच जो है ये किस द्वीप के समांतर स्थित है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा सुमात्रा और जावा द्वीप। जावा और सुमात्रा के समांतर है, तो ए और सी दोनों सही हो जाएगा। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक जवाब सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 का सवाल है। देखिए, सुंडा ट्रेंच हिंद महासागर में अवस्थित है और इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशियाई द्वीप समूह के जावा एवं सुमात्रा द्वीपों के समांतर है। अगला सवाल देखिए, डेल्टा। देखिए, मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है किसका, तो मिसिसिपी डेल्टा जो है ये किसका उदाहरण है, तो ये जो है अंगुलित या पंजक बर्ड फुट जो है बर्ड फुट डेल्टा का है, याद रखिएगा। तो ये आपका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, मिसिसिपी डेल्टा जिसे येजू मिसिसिपी डेल्टा या बस डेल्टा के रूप में जाना जाता है, यह मिसिसिपी डेल्टा और येजू नदियों के बीच स्थित है। वर्तमान में बर्ड फुट डेल्टा के आकार का ये जो है उसका उदाहरण है। अगला सवाल देखिए, विश्व के प्रमुख सागर। देखिए, सार्गेसो सागर एक हिस्सा है, तो ये किसका एक हिस्सा है ये आपको बताना है। सार्गेसो सागर जो है ये किसका एक हिस्सा है दोस्तों, तो ये आपका जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर का। तो ये सी विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक जलीय क्षेत्र है और इस क्षेत्र में सार्गेसम नाम की वनस्पति बहुतायत मात्रा में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम जो है सार्गेसो सागर पड़ा है। अगला सवाल देखिए, महासागरीय जलधाराएं। देखिए, 42वीं बीपीएससी और 44वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है जो है गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है खाड़ी में एक नदी नहीं है, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम भी नहीं है, एक धरातलीय धारा भी नहीं है, यह एक महासागरीय धारा है, ये गर्म जलधारा है, याद रखिएगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, फ्लोरिडा की धारा जब एंटिलीज धारा का जल समाविष्ट कर हेट्रस अंतरीप से आगे बढ़ती है तो वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। यह गर्म जलधारा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे प्रभावित होती है। गल्फ स्ट्रीम धारा की खोज पोंस डी लियोन ने 1513 ईस्वी में की थी। अगला सवाल देखिए, बेंगुएला जलधारा है, बेंगुएला जलधारा है, तो हमने देखा था नमीबिया के तट से भी यह बहती है। और अगर हम इसका सही जवाब की इसमें से बात करें ऑप्शन के हिसाब से, तो ये जो है दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। दक्षिणी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, 2005 का ये सवाल है। बेंगुएला धारा दक्षिणी हिंद महासागर में बहने वाली एक जो है ठंडी महासागरीय धारा है जो अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकरा कर तट के सहारे उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है
और इस धारा का असर पश्चिमी केप कोस्ट से अंगोला तक देखा जा सकता है। अगला सवाल देखिए कि एल नीनो धारा जो है कहाँ प्रवाहित होती है। एल नीनो धारा जो है ये कहाँ प्रवाहित होती है, बंगाल की खाड़ी में या प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में या उपयुक्त में से कोई नहीं। एल नीनो या ला नीनो की बात की जाए तो ये कहाँ पर प्रवाहित होती है, तो ये प्रशांत महासागर की धारा है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल जो है पूछा गया था। अगला सवाल देखिए एल नीनो, देखिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन में पढ़ देता हूँ। एल नीनो पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू तट के निकट एक उच्च समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है। इसके कारण भारतीय मानसून वर्षा प्रभावित होती है, जिससे सूखे जैसी स्थितियों का जन्म होता है। अतः एल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण मानसून वर्षा से संबद्ध है। ला नीनो विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में कम ताप को दर्शाता है, जो एल नीनो के विपरीत होता है। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक जो है गर्म जलधारा नहीं है। गर्म जलधारा कौन सी इनमें से नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, देखिए अलास्का की धारा जो है ये भी गर्म है, मोजाम्बिक जलधारा जो है ये भी गर्म है, एंटीलीज की धारा भी गर्म है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, मतलब ठंडी जलधारा कोई नहीं है, ये आपको बताना था। तो कोई नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये सभी जो है ये गर्म जलधाराएं हैं। बीपीएससी बीए मार्च 2024 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपको गर्म जलधाराएं और ठंडी जलधाराओं का नाम दिया गया है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद कर लीजिएगा। अलास्का जो है गर्म है, मोजाम्बिक, एंटीलीज, फ्लोरिडा, गल्फ स्ट्रीम और सुसीम में। इसके अलावा बेंगुएला, फॉकलैंड, हम्बोल्ट, लेब्राडोर, दक्षिणी अटलांटिक और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है। तो आप इसको जो है याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए लवणता से अगला सवाल है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है ये आपको बताना है। तो सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत होता है भूमि। ठीक है, भूमि होता है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है, जबकि नदियाँ लवणता को सागर तक पहुंचाने वाली जो है कारक है, क्योंकि ये भूमि से होकर बहती हैं और ये यहाँ की लवणता जो है ग्रहण करके सागरों को दे देती हैं। तो ये आपका जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, भूमि। देखिए अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है, औसतन जो है खारापन कितना है ये आपको बताना है। तो ये है 35 पीपीटी। इसका जो औसतन खारापन है ये जो है 35 पीपीटी हो जाएगा। 53वीं से 55वीं बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35 से 14% जो है लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। चूँकि विकल्प में 35 पीपीटी जो है ये निकटतम विकल्प है, इसीलिए यही आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित सागरों में किसमें जो है औसत लवणता जो है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा लवणता आपको किसमें देखने को मिलेगी दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा किसमें, मृत सागर में। ठीक है, मृत सागर में डी विकल्प जो है इसका ये हमारा सही हो जाएगा। 60 से 62 बीपीएससी में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में मृत सागर में सर्वाधिक लवणता जो है 238% जो है ये आपकी पाई जाती है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक लवणता असल झील जिबूती में पाई जाती है, तत्पश्चात तुर्की की वान झील और मृत सागर क्रमशः इन्हीं का स्थान है। देखिए अगला सवाल जो है ये हमारा ज्वार भाटा से होने वाला है। ठीक है, और ज्वार भाटा कह रहा है महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं। महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं ये आपको बताना है। तो ये चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्तियों से जो है होती हैं। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 47वीं बीपीएससी प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए चंद्रमा अन्य तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है, अतः वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज़्यादा प्रभावित करता है। इसी से महासागरों में ऊंची जल तरंगें उत्पन्न होती हैं। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति जो है सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। यद्यपि समुद्र के नीचे तीव्र भूकंप आने पर भी ऊंची सुनामी तरंगें उत्पन्न होती हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हैं जो भी तैयारी करते होंगे, दक्षिण अमेरिका की जो है सबसे बड़ी नदी जो है ये आपका अमेजन नदी है। अमेजन नदी है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 48वीं से 52वीं बीपीएससी प्री 2008 में ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल देखिए 12 नदियों में जल कहाँ से आता है। तो 12 जलियों में आप नदियों में जल जो है कहाँ से आता है, तो ये आपका बर्फ़ के पिघलने से ही आता है। क्योंकि अगर जो है 12 मानसून तो होता नहीं है, तो ये बर्फ़ के पिघलने से इसमें जो है जल आता है। याद रखिएगा, जैसे हमारी गंगा नदी हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है, और
सिंधु नदी हो गई, इनमें सब में जो है जल जो है बर्फ़ के पिघलने से आता है। ये बारहमासी नदियाँ होती हैं। और बाकी जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इनमें जो है वर्षा के जल से ही जो है पानी आता है। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2005 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, बारहमासी नदियाँ वर्षा से और साथ ही साथ ऊंचे पहाड़ों से पिघलने वाली बर्फ़ से पानी प्राप्त करती हैं, जिसके कारण इस प्रकार की नदियों में वर्ष भर जो है जल रहता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हैं ये आपको बताना है। विक्टोरिया एवं चार्ड, मरे और डार्लिंग, स्वेज एवं पनामा और इरी व ह्यूरॉन। तो इनमें से कौन सी नदियां हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा और वो आपका हो जाएगा मरे एवं डार्लिंग। ये जो है नदियां हैं आपकी मर्रे और डार्लिंग, ये आपकी नदियां हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी सीडीपीओ प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया है। बाकी सभी आपकी देखिए झील है और ये दो है जो नदियां हैं। देखिए, मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। इसकी घाटी ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, जबकि इरी, ह्यूरॉन संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की वृहद झीलें हैं। और इसी तरह विक्टोरिया एवं चार्ड अफ्रीका की प्रमुख झीलें हैं। स्वेज और जो है पनामा ये नहर है। अगला सवाल देखिए, एक नदी विशेष क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो उसको हम कहते हैं जल ग्रहण क्षेत्र, उसको बोलते हैं जल ग्रहण क्षेत्र। जहाँ जहाँ से जो है जल बहाकर ये लाती है उसको हम जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी ऑडिटर के एग्जाम में 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, एक नदी जिस विशेष क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया जाने वाला क्षेत्र जल निकासी क्षेत्र कहलाता है। अगला सवाल देखिए, नदियों के किनारे स्थित नगर से आपसे सवाल है। कहा जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित नदियों शहरों में से कौन सा जो है सीन नदी के किनारे स्थित है ये आपको बताना है। तो पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। पेरिस इसका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 17वीं बीपीएससी प्री 2024 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे और बेलग्रेड जो है डेन्यूब एवं सावा नदियों के किनारे और लिस्बन जो है ये टाइगस नदी के किनारे और बुडापेस्ट जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो अभी आपने देखा ये पेरिस से होकर बहती है, ठीक है। ये कहाँ से होकर बहती है, तो ये पेरिस से होकर बहती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी पर 1992 में ये सवाल पूछा गया था। सीन नदी जो है फ्रांस की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित नदियों और उनके शहरों का मेल मिलाइए जिनसे होकर ये नदियाँ बह रही हैं और नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है। रॉटरडैम, अब देखिए सबसे पहले अभी हमने पढ़ा है कि पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले हम इसको मिला लेते हैं। बुडापेस्ट हमने देखा था अभी किस किस नदी के किनारे है। तो बुडापेस्ट हमने देखा था डेन्यूब नदी के किनारे है, तो हम इसको 4 से मिला देते हैं। वाशिंगटन किस नदी के किनारे है दोस्तों। वाशिंगटन जो है ये आपका जो है जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है वाशिंगटन डीसी, ये जो है पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। पोटोमैक नदी के किनारे है। और रॉटरडैम जो है ये राइन नदी के किनारे है, याद रखिएगा। तो ये आपका जो है तीसरे से इसका मिलान हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसका मिलान हो जाएगा और इसका जो सही विकल्प हो जाएगा ये आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, रॉटरडैम जो है नीदरलैंड में है और ये राइन और न्यू म्यूर्स नदियों के किनारे है। पेरिस जो है फ्रांस का एक शहर है जो सी नदी के किनारे है। बुडापेस्ट जो है हंगरी का है, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। और वाशिंगटन जो आपका है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है पोटोमैक नदी के किनारे। देखिए, दिए गए प्रश्न में वाशिंगटन का मिलान पोटोमैक नदी से किया गया है, जबकि वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राज्य है, अतः वाशिंगटन के स्थान पर जो है वाशिंगटन डीसी होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूप, नदियों द्वारा निर्मित जो है स्थल रूप से आपका सवाल होने वाला है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। विश्व का जो है बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किससे, ये आपको बताना है। तो कौन सी नदी से, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र। आपने देखा होगा सुंदरवन डेल्टा का नाम सुना होगा, सुंदरवन डेल्टा का। तो ये गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा निर्मित होता है विश्व का बृहत्तम डेल्टा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश एवं भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए, ग्रैंड कैनियन क्या है। ग्रैंड कैनियन है तो ग्रैंड कैनियन एक जो है गार्ज है, याद रखिएगा।
जाएगा। गार्ज है, एक खड्ड है, तो ये आपका ए विकल्प जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एक एरिज़ोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक जो है खड्ड है या गार्ज है। अगला सवाल देखिए, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 का ये सवाल है और इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? पवन के द्वारा बनती हैं या भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं और या जो है बर्फ़ के द्वारा बनती हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका जो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो आकृतियाँ बनती हैं ये भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं। भूमिगत जल के द्वारा बनती हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेगमाइट जो है ये गुफा संरचना में भूमिगत जल द्वारा निर्मित होते हैं। ये बर्फ के आकार के जमाव हैं जो तब निर्मित होते हैं जब चूना पत्थर के ऊपरी पानी में घुल जाता है। अगला सवाल देखिए, ताउपो झील किस देश में स्थित है? ताउपो झील जो है किस देश में स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? फिजी, न्यूजीलैंड, जापान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है ताउपो झील जो है ये न्यूजीलैंड में स्थित है, याद रखिएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए, ताउपो झील, जिसे ताउपो भी कहा जाता है, ये न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित एक बड़ी क्रेटर झील है जो ताउपो ज्वालामुखी के काल्डेरा में स्थित है। अगला सवाल देखिए, द्वीप से संबंधित सवाल है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका न्यू गिनी हो जाएगा। ठीक है, न्यू गिनी हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी बीओ मार्च 2024 में ये सवाल पूछा गया था। पहला द्वीप तो आप सभी लोग जानते हैं, जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क के नियंत्रण में है, और न्यू गिनी जो है इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी तथा बोर्निया जो है इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई। तो ये 3 द्वीप हैं विश्व के जो सबसे 3 बड़े द्वीप हैं, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे ग्रीनलैंड, उसके बाद न्यू गिनी और फिर बोर्नियो। अगला सवाल देखिए, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है ये आपको बताना है। तो अभी आपने ऊपर देखा 66 बीपीएससी प्री 2020 का ये सवाल है। तो ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो डेनमार्क का भाग है, याद रखिएगा, डेनमार्क का। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ग्रीनलैंड क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का बृहत्तम द्वीप है और ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। न्यू ग्रीनलैंड का सबसे बड़ा एवं राजधानी नगर है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? निम्न में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था कि जो 3 द्वीप है वो आपका पहले तो आपका डेनमार्क कह रहा हूँ, ग्रीनलैंड है, और इसके बाद आपका जो है न्यू गिनी है और फिर बोर्नियो है। तो बोर्नियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो बोर्नियो ही सही हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2018 में ये सवाल पूछा गया था और दिए गए विकल्पों में बोर्नियो का जो क्षेत्रफल है ये सबसे ज़्यादा अधिक है। देखिए, ये 7,51,929 वर्ग किलोमीटर और मेडागास्कर का 5,87,041 वर्ग किलोमीटर, सुमात्रा का 4,72,784 वर्ग किलोमीटर और ग्रेट ब्रिटेन का क्षेत्रफल जो है 2,09,331 वर्ग किलोमीटर है। अगला सवाल देखिए, फिजी द्वीप अवस्थित है। तो फिजी द्वीप कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा और ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो फिजी द्वीप जो है ये प्रशांत महासागर में है, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 में ये सवाल पूछा गया था। फिजी दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है और यह वनुआतु के पूर्व, टोंगा के पश्चिम तथा तुवालू के दक्षिण में स्थित है। अगला सवाल देखिए, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है जापान का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसको हम कहते हैं होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी प्री 2020 में ये सवाल पूछा गया था। जापान में मुख्यतः जो है 4 द्वीपों होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू का समूह है। उपयुक्त चारों द्वीपों में होन्शु सबसे बड़ा है और जापान की राजधानी टोक्यो इसी द्वीप पर स्थित है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? निम्नलिखित में से किस देश में जो है सर्वाधिक द्वीप है ये आपको बताना है। तो फिलीपींस, मालदीव, क्यूबा या इंडोनेशिया? तो इंडोनेशिया में जो है सबसे ज़्यादा द्वीप है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी प्री 2019 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए, इंडोनेशिया में 17,508 द्वीप देखने को मिलते हैं, फिलीपींस में 7,641, मालदीव में 1192 और क्यूबा में 4,195। इंडोनेशिया के हाइड्रो ओशनोग्राफिक विभाग के अनुसार इंडोनेशिया द्वीप समूह में 17,508 द्वीप हैं, जिनमें से लगभग 6,000 को नाम दिया गया है और लगभग 10,000 अस्थायी रूप से बसे हुए हैं। इस प्रकार प्रश्नानुसार विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, झीलें एवं जलप्रपात से संबंधित सवाल
सवाल अगला है हमारा, कहा जा रहा है कि उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन दो झीलों के बीच स्थित है, ये आपको बताना है। नियाग्रा जो जलप्रपात है ये किन दो झीलों के बीच में स्थित है, तो इनका नाम है ओंटारियो और इरी। ओंटारियो और इरी झील के मध्य स्थित है नियाग्रा जलप्रपात, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2020 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो झील और इरी झील के बीच स्थित है और यह जलप्रपात संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की जो है सीमा पर स्थित है। नियाग्रा नदी जो है इरी झील एवं ओंटारियो झील को आपस में जोड़ती है। अगला सवाल देखिए, जल डमरू मध्य हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को जो है कौन सी संधि जोड़ती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, ये है बाब अल मंदेब। ठीक है, बाब अल मंदेब संधि जो है ये हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। वैसे आप जानते होंगे हॉर्मुज स्ट्रेट अभी बहुत चर्चा में है। ईरान इजराइल और अमेरिका का जो युद्ध चल रहा है, इसी जो है पास से होकर सभी अधिकतर तेल के जहाज़ जो है वो यहाँ से जाते हैं और ये अभी बहुत चर्चा में है क्योंकि यहाँ से जो है ईरान ने लगभग सभी देशों के जहाज़ों को रोक दिया है और कुछ इक्का दुक्का जहाज ही यहाँ से पास हो रहे हैं। देखिए हिंद महासागर, अदन की खाड़ी और लाल सागर को बाब अल मंदेब संधि जोड़ती है और अन्य विकल्पों का विवरण इस प्रकार है। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है, ये भी जान लीजिए। यहाँ से सवाल अगर आने वाला एग्जाम है आपका तो जरूर बनेगा। और बोस्पोरस जल संधि काला सागर और मरमरा सागर के बीच है। मलक्का स्ट्रेट जो है ये अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ता है। अगला सवाल देखिए, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है? सुएज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सुएज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा सी विकल्प हो जाएगा। 38वीं बीपीएससी प्री 1993 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए सुएज नहर जो है मिस्र के सुएज जल डमरू मध्य या स्थल डमरू मध्य में बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर है। वर्ष 1869 में इसकी लंबाई 164 किलोमीटर थी तथा वर्ष 2015 में इसकी लंबाई 193.30 किलोमीटर थी। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली इस नहर को जो है 1869 में जहाज़ों के आवागमन के लिए खोल दिया गया था। इसके दक्षिणी सिरे पर जो है स्वेज शहर में तेउकी बंदरगाह है या स्वेज बंदरगाह है और उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। उत्तरी सिरे पर जो है पोर्ट सईद और जो है दक्षिणी सिरे पर जो है तेउकी बंदरगाह है। इस नहर के बन जाने से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी काफ़ी कम हो गई है क्योंकि इसके बनने से पूर्व यूरोप से एशिया और एशिया से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाकर जाना होता था। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। अगला सवाल देखिए, मलक्का जल संयोजक से में आने जाने की सुविधाएं हैं। मलक्का जो जल संधि है इसमें कहाँ कहाँ से जो है जाने की संयोजनाएं हैं या सुविधाएं हैं। मैं सीधा ये आपसे पूछ रहा है कि मलक्का जल संधि जो है ये किसको किसको जोड़ती है। तो मलक्का स्टेट जो है या मलक्का जल संधि जो है ये अंडमान सागर को जो है दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। तो अंडमान सागर कहाँ पे है दोस्तों? अंडमान सागर जो है आपका ये हिंद महासागर में है और चीन सागर तक, तो इसको हम मिला सकते हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 44वीं बीपीएससी प्री 2000 पे ये सवाल पूछा गया था। देखिए मलक्का जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है और यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की जो है सुविधाएं हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा आपसे कहा जा रहा है कि जो है यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है और इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। तो अब इसमें से कह रहा है कौन कौन सा गलत है, कह रहा है कौन कौन सा जो है गलत है। देखिए कह रहा है कौन कौन सा गलत है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ये आपका इसमें सही कौन कौन सा है, तो यह अफ्रीका की जो है महान झीलों में से एक है, ये सही है इसका। और विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा जो है नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, ये भी सही है। पहला और तीसरा जो है ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, तो अभी हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो पहला और तीसरा इसका गलत है। 69वीं बीपीएससी प्री 2023 में ये सवाल पूछा गया था, तो इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तो ये आपका जो है, और यह झील अफ्रीका में तंजानिया, युगांडा, केन्या के मध्य स्थित है, रवांडा में नहीं है। याद रखिएगा रवांडा में नहीं है, इसीलिए जो है आपका तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है।
विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा जो है नील है, जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है। और सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील सुपीरियर झील के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और पहले ऑप्शन में क्या कहा गया था कि ये तीसरी सबसे बड़ी जो है मीठे पानी की झील है, तो तीसरी नहीं है, दूसरी है, याद रखिएगा। इसीलिए पहला और तीसरा जो है आपका गलत हो रहा है। पनामा नहर जो है किसको किसको जोड़ती है, ये आपको बताना है। पनामा नहर जो है ये किसको किसको जोड़ती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, ये प्रशांत महासागर को जो है अंध महासागर से जोड़ती है। प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। 43वीं बीपीएससी प्री 1999 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए पनामा जो कैनल है ये मध्य अमेरिका में पनामा के स्थल डमरू मध्य को काट कर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगला सवाल देखिए, दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस देश में है। दुनिया के कुल बड़े बांधों की संख्या का लगभग आधा हिस्सा किस शहर में है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा। देखिए दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से अगर हम देखें 57% जो है ये भारत और चीन में है, भारत और चीन में है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है ये ई विकल्प माना गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भारत और चीन दोनों साथ में होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए जो है इसको ई विकल्प इसका सही जवाब माना गया है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कतिपय आकलनों के अनुसार दुनिया के कुल बड़े बांधों में 15 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई या 3 मिलियन घन मीटर से अधिक भंडारण क्षमता की जो है संख्या का लगभग आधा चीन में है। और एक अन्य आकलन के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से 57% भारत और चीन में है। तो यहाँ पर चीन ऑप्शन में होना चाहिए था, चीन नहीं है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। देखिए प्रवाल भित्ति से अगला सवाल है कि अड्डू प्रवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है। अड्डू प्रवाल द्वीप जो है ये किस महासागर में स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये भारतीय महासागर में, भारतीय महासागर में या हिंद महासागर में आपको अड्डू प्रवाल द्वीप देखने को मिलता है। 66वीं बीपीएससी री एग्जाम प्री 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए एटॉल यह जो है अड्डू प्रवाल द्वीप जो है हिंद महासागर में स्थित है और यह मालदीव का दक्षिणतम एटॉल है। अगला सवाल देखिए, ओजोन परत जो है बताती है, ओजोन परत जो है बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। यह जो है शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज ये नहीं है। और पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत ये भी नहीं है। पृथ्वी की सतह से जो है 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की एक परत है जो ओजोन परत है, याद रखिएगा। इसका डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग पर 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। यद्यपि ओजोन की उपस्थिति 10 से 50 किलोमीटर तक भी हो सकती है। परत के रूप में ओजोन अधिकांश 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ही होती है। मानव जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण कर पृथ्वी पर आने से रोकती है। इन किरणों से त्वचा कैंसर का खतरा होता है। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत की जो है ऊंचाई है। तो ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से हम बदलेंगे। वैसे तो 15 से 35 किलोमीटर, लेकिन यहाँ से लिखा हुआ है 15 से 20 किलोमीटर, तो हम यही सही मान लेंगे। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पंपाज, ठीक है, पंपाज हो जाएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए मध्य चिली, केप टाउन तथा एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु है। कोपेन के अनुसार जो है यहाँ पर CSC और CSB पाई जाती है, जलवायु टाइप है जो है। और जबकि पंपाज क्षेत्र में उष्ण जलवायु CWB का क्षेत्र है। अगला सवाल देखिए, सूर्यातप और तापमान। देखिए साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, ये आपको बताना है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है विकिरण के कारण, इसका कारण है विकिरण, याद रखिएगा। इसका कारण है विकिरण। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, देखिए 39वीं बीपीएससी में प्री 1994 में पूछा गया सवाल है, मेघीय रातों में जो है वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा जो है साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है और फलस्वरूप मेघीय रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडलियों में जलवाष्प की कमी के कारण रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चला जाता है और साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं। वास्तव में वायुमंडलीय ग्रीनहाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। अगला सवाल देखिए, हवाओं से संबंधित सवाल है। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं। पृथ्वी 2 गोलार्ध में बटी हुई है, आप सभी को पता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपका जो है गरजती चालीसा, क्रुद्ध पचासा और चीखने वाली साठा पवनें जो है ये कौन से गोलार्ध में चलती हैं, तो ये आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 67वीं बीपीएससी प्री री एग्जाम 2022 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की प्रचंडता के आधार पर उन्हें यह नाम प्रदान किया गया है।
अब जो 40 डिग्री पर चलती है उनको गरजने वाली चालीसा कहते हैं, 50 डिग्री वाली को जो है चीखने वाली कुर्द पचासा कहते हैं, और ऐसे जो है अलग अलग डिग्री पर इनके नाम जो है दिए गए हैं। देखिए मानसून निवर्तन इंगित होता है, तो मानसून निवर्तन किससे होता है, तो मानसून निवर्तन के टाइम पर जो है आसमान आपका साफ़ हो जाता है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आसमान इसका साफ़ हो जाएगा, और जो है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और स्थल पर जो है तापमान बढ़ने लगेगा। तो ये आपका तीनों आपका सही हो जाएगा, ठीक है, तीनों आपका सही हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 40वीं बीपीएससी पर 1995 में ये सवाल पूछा गया था। उत्तरी भाग में जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में स्थल पर तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है, और उसके बाद स्थल पर तापमान में क्रमशः कमी आती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्नदाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है, और इस समय आकाश जो है साफ हो जाता है। अगला सवाल देखिए, वन से संबंधित है, कह रहा है पृथ्वी पर वन अधिकतर मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन जो है अधिकतर मिलते हैं, तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो ये जो है विषुवत रेखा के पास आपको देखने को मिलेंगे, विषुवत रेखा के पास। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 41वीं बीपीएससी पर 1996 में ये सवाल पूछा गया है। देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा के आसपास जो है 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी मध्य अक्षांशों के बीच में पाया जाता है, और ये बहुत घने होते हैं। ये वन विश्व के 3 वृहत्तम क्षेत्रों में विस्तृत हैं, जैसे अमेजन बेसिन में ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना और सूरीनाम। कांगो बेसिन में कांगो गणतंत्र, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कैबन, इक्वेटोरियल गिनी और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया की अगर हम बात करें तो इनमें इंडोनेशिया, पपुआ न्यू गिनी। अगला सवाल देखिए, टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा है। टैगा के कोटधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा कौन सी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका पॉटजाल मृदा हो जाएगा। पॉटजाल जो मिट्टी है ये यहाँ पर विकसित होती है। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। बीपीएससी बीईओ मार्च 2024 में ये सवाल जो है पूछा गया था। देखिए टैगा के कोटधारी प्रदेशों में विकसित होने वाली मृदा को जो है पॉटजाल मृदा कहते हैं, और इस मृदा का निर्माण पॉटजाली क्रिया के द्वारा होता है। यह कनाडा, अलास्का, पूर्व सोवियत रूस के अधिकांश क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी और लुगदी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। 45वीं बीपीएससी प्री 2001 में ये सवाल पूछा गया था। प्रश्नकाल के दौरान मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी के उत्पादन एवं निर्यात में कनाडा का अग्रणी स्थान था। FAO द्वारा वर्ल्ड फूड और एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिकल ईयरबुक 2023 के अनुसार वर्ष 2021 और 49 में 49,685 मिलियन टन उत्पादन के साथ जो है संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का शीर्षस्थ जो है लुगदी उत्पादक देश है। तो इसका क्वेश्चन के हिसाब से डी विकल्प ही सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो आज की सेशन में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। छोटे छोटे टॉपिक हैं और इसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, आप लोग OTR कर लीजिएगा। अपनी पढ़ाई को अच्छे से जारी रखिएगा, धीरे धीरे जो है रिविजन करते रहिएगा, मॉक टेस्ट देते रहिएगा, PYQ पढ़ते रहिएगा, और साथ साथ में जो है NCERT और बिहार स्टेट बोर्ड की बुक जो है उसको जरूर पढ़िएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों।